मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान आपकी होस्ट और एनटीएससी सोशल साइंस के लिए आपकी दोस्त किधर भैया ये रहे। ठीक है, तो हम लोग एनटीएससी की तैयारी एकदम जोरों शोरों से लगे हुए हैं और बढ़िया से सारा कुछ कामकाज चल रहा है। आई होप आपको शॉर्ट्स भी मिलने लगे हैं, हमने सीरीज भी स्टार्ट की है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग आपको नई चीजें बताएंगे भैया सोशल साइंस के बारे में मैं बताऊंगी, है ना। तो देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, उसमें भी आपको छोटे छोटे में बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, आपके कंटेंट से रिलेटेड रहेगा, समझे कि नहीं। तो मैं एनटीएससी की तैयारी एकदम बढ़िया से चल रही है। सारे टीचर्स आपको सारा अच्छे से सिलेबस टाइमली प्रोवाइड करवा रहे हैं। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी आपको सारी चीजें टाइमली प्रोवाइड करवा रही हूँ। आई होप इसमें भी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। घूमते घूमते पढ़ते कवर करते करते हम कहाँ पे आ गए हैं, ग्लोब पे। ठीक है, तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार इसको तो हमको पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, जब हम लोग ने मैप्स वगैरह शुरू किए थे या फिर ग्लोब की हमने बात करना शुरू की थी, मोशन ऑफ अर्थ की बात की थी। पर हाँ, हालांकि कोई नुकसान हुआ नहीं। ग्लोब को थोड़ा सा अच्छे से समझना जरूरी है। अगर आपको रैंडम ये वीडियो भी ऐसे मिल गया है और आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो जिसके अंदर ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ आता है ना, तो आपके लिए ये वाला टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। जिफ के फॉर्म में हम लोग काफी सारी चीजें जो है वो पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ज्योग्राफी ऐसे टॉपिक है या हिस्ट्री ऐसे टॉपिक है, इनमें क्या होता है कि आप लोग ने पढ़ना शुरू किया है ना जब थोड़ी सी बड़ी क्लास में, ये सारा आपको छोटी क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, हमको रियलाइज ही नहीं होता क्या पढ़ा रहे हैं, रटते जाते काम हो जाता है। अब ये चीजें जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाते हो, कॉम्पिटिटिव फेस करते हो, तो आपके लिए ये बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बेसिक पढ़ना हम भूल जाते हैं या फिर हमको समझ नहीं आता, डिपेंड करता है कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, तो चीजें जब क्लियर नहीं होती, हम फिर इसके ऊपर के हायर लेवल के टॉपिक्स पढ़ने लगते हैं, तो फिर हमको ऐसा लगता है अरे यार एक्सिस कैसा होता है, ए लॉन्गिट्यूड कैसा क्या रहता है, अरे यार, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीजें रहती है जिनको ध्यान में शुरुआत से रखना पड़ता है, फिर बाद में अपने आप आपको चीजें क्लियर होने लगती है। तो यही वो बेसिक वीडियो आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो ग्लोब के बारे में हम लोग बात करेंगे, चीजें समझेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अर्थ जो है इट इज नॉट अ स्फीयर। ठीक है, ऐसा गोले जैसा नहीं है, दिखने में ऐसा होता है, लेकिन यूजुअली क्या है, ऊपर और नीचे से साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे क्या है, फ्लैटेंड है, और जो आगे वाले हिस्से हैं उन पे क्या है, बल्ज है। ठीक है, बल्ज कैसा, चम्मच का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, बल्ज पार्ट होता है ना। ठीक है, तो ये कैसा है, बल्ज पार्ट है। ठीक है, तो ऐसा हिस्सा आपको देखने को मिलता है। अर्थ को आप इस तरीके से थोड़ा बहुत दिमाग में फिगर आउट कर सकते हो या इमेजिन कर सकते हो। अब देखो, अर्थ तो सबके पास हो नहीं सकती। ठीक है, पिक्चर में भी आधी साइड समझ आती है, आधी साइड समझ आती नहीं है ना। तो इसीलिए क्या बनाया गया है, एक छोटा हिस्सा बनाया गया है अर्थ का, या फिर कहा जाए तो एक मिनिएचर मॉडल बनाया गया है जिसको कहा जाता है ग्लोब। ठीक है, अब ग्लोब के अंदर हमने ना बहुत सारी चीजें बना दी जिससे कि क्या हो, ज्योग्राफी थोड़ी सी इजी हो जाए, समझने में इजी हो जाए, हमको चीज़ों के रीजन अच्छे से पता चल जाए, है ना, लोकेशन वगैरह हम अच्छे से फाइंड कर पाए। तो हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बना लिए। अब ये जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, इक्वेटर है ना, एक्सिस है, ये सारी चीज़ें रियल अर्थ पे आप जाओगे ना कभी स्पेस से रॉकेट में, तो आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये इमेजिनरी है। हमने सोचा है कि अच्छा यहाँ पर लैटिट्यूड ऐसे बना लो, लॉन्गिट्यूड ऐसे बना लो, तो उससे क्या है कि हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। अभी हम लोग जब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ओला उबर वगैरह भी ये सारी चीजें यूज करते हैं और इनका नेविगेशन भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अधिकतर नेविगेशन इसी से डिपेंडेंट रहता है ना, कोऑर्डिनेट की तरह ये काम करते हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक चीजें हैं, इनको हम कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्या है, अर्थ इज बेसिकली नॉट अ स्फीयर, इट इज फ्लैटेंड एट नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल, मतलब थोड़ी सी ऐसी चपटी है, फ्लैट है ना, और आइट साइड वाला हिस्सा जो है वो कैसा है, बल्ज आउट है, मतलब बाहर निकला हुआ है। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर ऑफ द अर्थ। अब जैसे आपने सिमिलर फिगर पढ़े मैथ्स में सिमिलर फिगर हम कैसे पढ़ते हैं, सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है कि साइज खाली छोटी कर दी जाती है लेकिन प्रपोर्शन वही रहता है। जैसे कि मेरा आपने फोटो खींच लिया है ना, तो मैं पासपोर्ट साइज फोटो बना लिया, तो मेरा छोटा फोटो बना लिया, तो इसका मतलब ये है क्या कि कान का प्रपोर्शन मेरा आप अलग कर दोगे, मतलब जो जहां पर कान लगे हुए हैं, भले ओवरऑल साइज छोटा किया, लेकिन जो प्रपोर्शन है कि आंखें जैसी है या फिर कान जिस प्रपोर्शन में है, मुंह जितना बड़ा है, वैसे ही आपको फोटो में दिखेगा ना, तो वो क्या सिमिलर फिगर हो गया। तो वैसा ही मतलब ऐसा नहीं कि आपने कान की लेंथ आंखों के कंपैरिजन में कम छोटी बड़ी कर दी, वो चीज तो नहीं करते हो ना, एग्जैक्टली वैसे ही बनाने की कोशिश करते हो, सिर्फ साइज छोटी कर देते हो। तो ऐसे ही ग्लोब का काम है। अर्थ जितना बड़ा नहीं है ग्लोब, हम तो अंदर ही रह रहे हैं, ग्लोब भी अर्थ के अंदर ही है, लेकिन ग्लोब को क्या बनाया है, एक सिमिलर फिगर की तरह बना लिया, एक ट्रू
मॉडल बना दिया है, जैसे जो कंट्री की साइड, जैसे कि इंडिया या फिर एशिया, तो पूरे अर्थ में अगर हम देखें तो एशिया की साइज जिस कंपैरिजन में, जिस प्रोपोर्शन में यूरोप के साथ में, तो वैसे ही प्रोपोर्शन में भले छोटा करके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्लोब में। समझ आ रहा है कि नहीं? ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। इट इज अ वेरिंग साइजेस एंड टाइप्स, काफी ज्यादा अलग अलग साइज और टाइप में ग्लोब देखने को मिलते हैं। बलून ग्लोब भी देखने को मिलते हैं, किसी चपटे रहते हैं उसके अंदर हवा भरो तो ग्लोब बन जाते हैं, जेब में लेके भी घूम सकते हो आप, है ना। कुछ इस तरीके के ग्लोब भी रहते हैं, अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती है ग्लोब के फॉर्म में भी। इट इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड। क्यों रोटेट कर दिया भैया? फिक्स करने में क्या जा रहा था? रोटेट इसलिए कर दिया ताकि क्या हो कि आपको अर्थ के रोटेशन समझ में आए, सारी कंट्रीज कैसे रिवॉल्व करती हैं, कैसे डे एंड नाइट होता है, ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। एक आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ट्रू सेंस ऑफ अर्थ जो है वो अपने हाथों में फील कर पाओ, है ना। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशन इन करेक्ट साइजेस, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, करेक्ट साइजेस में। अब आप सोच सकते हो कि यार ये कैसे करेक्ट साइज, ऐसे तो ग्लोब तो बहुत बड़ा होता है, अर्थ तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंट्री होती है, क्या इतनी छोटी सी कंट्री यहाँ पे होती है? क्या करेक्ट साइजेस का मतलब ये है कि एक दूसरे के प्रपोर्शन में जो साइज है वो बिल्कुल करेक्ट है, एग्जैक्ट है, जैसी अर्थ पे होती है। सो सिमिलर फिगर कोई आप इसके अंदर फिगर आउट करके और समझ सकते हो। समझ में आया कि नहीं? नीड पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन टू फाइंड लोकेशन ऑफ प्लेसेस। अब हमको अगर लोकेशन पता करनी है प्लेसेस की, अलग अलग प्लेसेस के बारे में जानना है कि कौन सी प्लेस कहाँ पे आती है, कौन सी प्लेस किधर रहती है, ठीक है, तो उसके लिए हमको बहुत सारी लाइंस की जरूरत पड़ती है, जिसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे। जिसमें से एक लाइन क्या होती है? एक्सिस। एक्सिस क्या है भैया? एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन है। अब जैसे कि आप यहाँ पे ग्लोब देख रहे हो ना, तो ये जो टेढ़ी लाइन है, आप यहाँ पे सोच सकते हो कि अरे यार ये जो ग्लोब है इसको ऐसा टेढ़ा ही क्यों रखा जाता है? ऐसा भी तो कर सकते थे कि इसको यहाँ, ये वाला पॉइंट को यहाँ ले लेते और ये वाले पॉइंट को यहाँ ले लेते, ऐसा सीधा सीधा इसलिए नहीं लिया क्योंकि अर्थ भी ऐसा ही है। अर्थ की एक्सिस जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है, थोड़ी सी टिल्टेड है, तो तभी वो रोटेट करती है। उसी के हिसाब से सारे जो फिनोमिनन होते हैं वो मोशन ऑफ अर्थ में हमने पढ़े हैं, ठीक है, सारे फिनोमिनन तो वो उसी की वजह से होते हैं। इसलिए अर्थ की एक्सिस क्या है? थोड़ी सी हल्की सी टिल्टेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से अर्थ जो है वो रोटेट करता है, वो ऐसे आगे आएगा, फिर वो ऐसे पीछे जाएगा। ये कौन सा पार्ट है? नॉर्थ पोल है। और जो नीचे वाला कौन सा पार्ट है? साउथ पोल है। इनकी हम बात कर लेते हैं। एक्सिस इज ए इमेजिनरी लाइन अबाउट विच अर्थ रोटेट, मतलब ये समझ लो कि एक्सिस है ना, तो अर्थ इसके अबाउट जो है वो रोटेट करता है, घूमता है, यहाँ पे भी घूमता जाता है, फिर नीचे ऑर्बिट रहती है, तो वो ऑर्बिट के ऐसे 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 गोल 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 घूमता हुआ अर्थ के, सन के आसपास भी क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन एंड रोटेट्स अराउंड एक्सिस। समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? रोटेशन, रिवॉल्यूशन और मोशन ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर में कवर करके आए हैं, ठीक है। 2 points through which axis passes is known as north pole and south pole। जिन पॉइंट से ये एक्सिस पास होती है उसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऊपर वाला हिस्सा जो रहता है उसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल, और नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? साउथ पोल। समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कैसी होती है? जैसे कि अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये ऐसा रोटेट कर रहा है ना, ऐसा ऐसे 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 घूम के जा रहा है, तो ये कौन सी रोटेशन है? यहां से ऐसे जा रहा है ना, मतलब इधर वाली साइड कौन सी होती है? वेस्ट, और इधर वाली साइड कौन सी होती है? ईस्ट। तो अर्थ का रोटेशन कैसा है? ऐसा है, वेस्ट टू ईस्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अर्थ का रोटेशन कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, क्या जरूरत है नॉर्थ पोल नाम देने की? क्या जरूरत है साउथ पोल नाम देने की? क्या जरूरत क्या है भाई? तुमको अर्थ के अंदर बैठना है तो इतना क्यों तुमको पंचायत है? पंचायत इसलिए है क्योंकि अर्थ के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम अर्थ के अंदर रह रहे हैं, इन चीजों के बारे में नहीं जान पाएंगे या फिर इनको अगर नाम नहीं देंगे, जैसे कि बहुत सारे भीड़ में लोगों को खड़ा कर दिया, अब नाम नहीं है तो कब तक उंगली कर करके बताएंगे कि इस चीज पे ऐसा होता है, इस चीज पे ऐसा होता है। वहीं अगर नाम दे देंगे तो इनके अराउंड जो चीजें होती है, जैसे इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में क्या होता है, बात करना इजी रहेगा ना, समझाना इजी रहेगा ना, इसीलिए इनको नाम दे दिए हैं, ताकि जब भी इनके आसपास के एरिया की बात हो तो ऐसा बोल दिया जाए कि नॉर्थ पोल, तो इंसान ऑटोमेटिकली समझ जाएगा ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, जहाँ पे आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक ओशन है, ठीक है ना। साउथ पोल तो एंटार्क्टिक ओशन है, ठीक है, ये ऐसा सदर्न ओशन है, ठीक है, और एंटार्क्टिका आता है, तो आपको फट से क्लिक हो जाएगा, क्योंकि नाम से हम आसानी से क्या कर पाते हैं, चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं और हमको ध्यान रहता है। नहीं तो फिर हर जगह ये वो ये वैसा वैसा ऐसे ये वो की भाषा में हमको चीज़ों को बोलना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए अलग अलग इनको नाम दे दिए हैं। अब ग्लोब की टर्म्स में हम क्या करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। जैसे कि इक्वेटर की अब हम बात करते हैं, एक्सिस समझ में आया। अब इक्वेटर क्या होता है कि जैसे ये क्या है,
अर्थ है। तो अब अर्थ से सेंटर से होने वाली जो लाइन जाती है उसको क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। क्या वाकई में सेंटर से होके जाने वाली लाइन होती है? ऐसे कुछ अर्थ पे देखो तो दिखती नहीं है, लेकिन हमने इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है ये भी, जिससे कि क्या हो कि हम फिर यहाँ पर भी क्या कर सके, ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल सके और नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर बोल सके। अभी हम ये जैसे एक्सिस पढ़ लिया, इक्वेटर पढ़ लिया, नॉर्दर्न, सदर्न, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, फिर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, सब कुछ आप पढ़ लोगे ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो हम कलेक्टिवली आखिरी में इसका काम क्या होता है उस चीज को हम समझेंगे कि कैसे फिर चीजें कितनी आसान हो जाएगी, लोकेशन वगैरह फाइंड करने में तो आपको समझ में आएगा। अभी आपको लगेगा कि भैया काटने की क्या जरूरत, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बनाने की क्या जरूरत, सदर्न हेमिस्फीयर बताने की क्या जरूरत, तो जरूरत है। उससे हम नाम से चीजों को आसानी से डिफाइन कर पाते हैं और हमारी लाइफ काफी ज्यादा इजी हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। तो इक्वेटर क्या होता है? जब अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देना, असली में काट नहीं देना, ठीक है, कटेगा नहीं, पर हाँ ये लाइन है जिसके ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, और इसके नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। तो इक्वेटर एक बीच से जाने वाली लाइन होती है, imaginary line through which globe divides into two parts, northern hemisphere and southern hemisphere. These both are equal halves. ये बराबर है, ऐसा नहीं कि northern hemisphere को ज्यादा हिस्सा दे दिया, southern hemisphere को कम हिस्सा दे दिया, ठीक है। तो ये इक्वेटर जब अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है तो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, जिसको northern hemisphere और southern hemisphere कहा जाता है। इक्वेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। बिल्कुल, ये सारी चीजें हम मगजमारी करी इसलिए रहे हैं ताकि अर्थ के ऊपर प्लेसेस हम क्या कर सके, लोकेट कर सके। अभी इक्वेटर और इन सारी चीजों की मदद से कलेक्टिवली हम लोग प्लेसेस लोकेट करेंगे आगे, ठीक है। अब इक्वेटर में ही क्या होता है, इक्वेटर तो सेंटर वाली लाइन होगी, इक्वेटर भी एक तरीके का लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड क्या हो जाती है? लेटी हुई लाइन, ठीक है, जैसे कि अर्थ है, ठीक है। तो ये ऐसी वाली जो लाइन है ना, ब्लैक ब्लैक कलर की आपको दिख रही है, लेटी हुई है लाइन से सारी, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारी की सारी लैटिट्यूड है, समझ में आया। अब ये ऐसी लाइन नहीं है, जब आप ऊपर से देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सर्कल है, ये आपको एक साइड दिख रहा है, ठीक है, लेकिन गोल है ना, मतलब अर्थ तो वैसे फ्लैटेंड और बल्ज है, तो यहाँ से लाइन होके पीछे तक भी तो जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे टॉप व्यू भी दिखाया कि खाली बस आप ये ना सोचो कि एक तरफ लाइन रहती है, ठीक है। दिखता है ऐसे, ऐसा है, मतलब पूरा ऐसे सर्कुलर में जो है वो लैटिट्यूड रहते हैं, नीचे वाला, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से लैटिट्यूड। और जो बिल्कुल सेंटर वाला लैटिट्यूड रहता है 0 डिग्री पे, उसी को क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो इक्वेटर की डेफिनेशन अगर कोई आपसे बोले तो आपको क्या बोलना है? 0 डिग्री लैटिट्यूड इज नोन एज इक्वेटर, ठीक है। लैटिट्यूड इज अ ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट दैट स्पेसिफाइज नॉर्थ साउथ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। जाहिर सी बात है ना, नॉर्थ साउथ पोजीशन ही डिटरमाइन करेगा ना कि जो इक्वेटर है, ठीक है। तो ये तो सेंटर हो गया। अब हमने बोला इक्वेटर क्या करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है? डिवाइड कर देता है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड होंगे वो सब क्या होंगे? नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो सदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड होंगे वो सब क्या होंगे? साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। अब इनके साथ में जब आप डिग्री पढ़ोगे ना, डिग्री, जब इन लैटिट्यूड के साथ में डिग्री आ जाती है, मतलब कि ये क्या है, अलग अलग डिग्री पे रहते हैं, इनको डिग्री के हिसाब से मेजर किया जाता है। तो यहाँ की डिग्री के साथ में n लिखा जाता है और यहाँ की डिग्री के साथ में s लिखा जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। इसका भी रीजन क्यों है n और s का, इसको हम बात करते हैं अभी, ठीक है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है? पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, है ना, सर्कल्स ही है ना, ठीक है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए, ठीक है। तो ये वाला भी इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है और ये वाले भी सारे इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं। तो जो नॉर्थ में इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं सर्कल्स, वो सारे क्या है? नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जो नॉर्थ इक्वेटर से साउथ की तरफ जा रहे हैं सर्कल, वो सारे क्या है? साउथ लैटिट्यूड। समझ में आ रहा है कि नहीं? लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री एंड इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। समझ में आया। नॉर्थ पोल जो होता है वो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है। कैसे होता है भैया? 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है। अब ये देख रहे हो नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये क्या है? इक्वेटर, ठीक है। अब इक्वेटर से जब आपको नॉर्थ पोल की तरफ जाना है तो ये क्या है? पहली बात तो ये पूरा जो है ये कितना है? 360 डिग्री का है, ठीक है, 360 डिग्री का है कि नहीं? बिल्कुल। अब ये इक्वेटर है और यहाँ से क्या जाता है? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन भी 0 डिग्री पे जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये पूरी तरीके से अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं ना। प्राइम मेरिडियन भी समझना, प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड में आता है, जैसे कि 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर कहा जाता है ना, ऐसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी यहाँ पे नॉर्थ पोल का डिग्री समझने के लिए समझ लो, ठीक है। तो ये क्या करता है? इक्वेटर नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, और प्राइम मेरिडियन जो रहता है वो ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। समझेंगे हम, ठीक है। तो ये अगर मान लो इस तरीके से 4 टुकड़े हो जाएंगे ना, फिर
है ना। तो ये 4 टुकड़े अगर हो गए तो 360 का 1/4 कितना होता है, 90 होता है कि नहीं होता है ना। तो 360 का 1/4 90 होता है, 90 बिल्कुल टॉप पे। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल होता है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और नीचे साउथ पोल जो है वो क्या होता है 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या? सिंपल सा है, पढ़ते जाओ समझते जाओ, ऐसा कंसेप्ट है। इतना समझ में आ गया भैया? चलो आगे बात करते हैं लैटिट्यूड की। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा ना कि इतने सारे लैटिट्यूड है। अब इनमें कुछ लैटिट्यूड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। पैरेलल क्यों? क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है ना, इसलिए जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, इक्वेटर, ठीक है, अर्थ घूम रही है, और ये क्या है, इक्वेटर। अब इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, यानी कि इक्वेटर से ऊपर वाले तो सारे नॉर्थ नॉर्थ हो जाएंगे, है ना, और इक्वेटर तो 0 है, और इक्वेटर से नीचे वाले जो है वो क्या हो जाएंगे, साउथ साउथ, ठीक है, साउथ लिखा जाएगा ना, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब समझना कि जो नॉर्थ वाला होता है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या कहा जाता है, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। ये क्या होता है, सर्कल ही होता है ना, एक तरीके से देखा जाता है गोल घूम के, ठीक है। तो ये क्या कहा जाता है, आर्कटिक सर्कल। वैसे ही साउथ की तरफ आओ तो 23.5 डिग्री साउथ क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री साउथ क्या कहा जाता है, एंटार्क्टिक सर्कल। अभी पढ़ लो, इसके अगले वाले में मैं बताऊंगी कि इनका ऐसा नाम रखना क्यों जरूरी है। क्या काम है भैया ये इतना सारा कुछ बनाना इन डिग्री पे, तो उसका भी सिग्निफिकेंस है। एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, कर्क रेखा, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है, जाहिर सी बात है, इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमको दिख रहा है, ठीक है। कितने पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। समझ में आया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैसा होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के सदर्न पार्ट में। समझ में आ रहा है कितना, 23.5 डिग्री साउथ। उसके बाद में बात करें आर्कटिक सर्कल, तो ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, है ना, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में आप इसको समझ सकते हो, है ना। और क्या है भैया, आर्कटिक सर्कल कहां पे आता है, साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे, ठीक है। साउथ ऑफ इक्वेटर में क्या आता है, आर्कटिक सर्कल, इसकी डिग्री कितनी, 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अब ये जो है ये क्यों बांटे गए हैं, ये क्यों बांटे गए हैं, क्यों बनाए गए हैं ये अलग अलग, ये इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये तो अर्थ है, ठीक है। अब एक तरफ से क्या हो रहा होगा, सन की रेस पड़ रही होगी ना, सन की रेज जो है वो अर्थ के ऊपर पड़ती है। अभी जो सन की रेज अर्थ के ऊपर पड़ती है ना, तो यही डिटरमाइन करती है अलग अलग हीट जोन ऑफ अर्थ को, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर और इनके बीच वाला हिस्सा रहता है ये अलग जोन कहलाता है। ये इन दोनों के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का हिस्सा अलग जोन कहलाता है। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, मतलब ये वाला अलग हिस्सा, यहाँ पे जो है वो धूप एक जैसी पड़ती है, ये वाले हिस्से और ये वाले हिस्से में धूप एक जैसी पड़ती है, और ये वाले हिस्से और ये वाले हिस्से के अंदर धूप एक जैसी पड़ती है। समझ रहे हो आप? इसीलिए कि धूप यहां से चेंज हो जाती है, जैसे कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन दोनों में एक जैसी पड़ेगी, ठीक है। तो ये लाइन बताना जरूरी है ना कि इन दोनों के बीच में एक जैसी पड़ रही है। उसके ऊपर अगर आप जाओगे आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल, इन दोनों के बीच में धूप एक जैसी पड़ेगी। तो नाम बताना जरूरी है ना कि किन दोनों के बीच में ये हीट जोन एक जैसे है। वैसे ही आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल और इधर एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में धूप एक जैसी पड़ेगी। तो नाम बताना जरूरी है ना कि किन दोनों के बीच में ये जोन कौन सा है जिसके अंदर हीट जोन एक जैसे है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इनको डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया है, ये अलग अलग तरीके की रेखाएं बनाई हुई है। आप समझ में आया? ऐसे कि रैंडम ड्राइंग नहीं है नाम रखने की, इसीलिए रीजन है इनके पीछे, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला हिस्सा होता है ना, इसको कहा जाता है क्या, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो जैसे कि ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है, सन है ना। अब जो बीच वाला हिस्सा रहेगा, बीच वाला हिस्सा रहेगा मतलब ऐसा बल्ज आउट हुआ है ना, इमेजिन कर पा रहे हो, बल्ज आउट हुआ, ठीक है, यहीं पे बना देते हैं, चलो
यहीं पे बना देते हैं, ये सूरज की रोशनी यहाँ पे तो ऐसी टेढ़ी टेढ़ी जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे एकदम सीधी सीधी आएंगी, नीचे जाके टेढ़ी टेढ़ी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये वाला हिस्सा ऐसे अगर आ जाता है सामने वाले से, समझना आप, है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ेगी ना, साल में एक बार तो डायरेक्ट रेज एकदम ओवरहेड रेज आपको देखने को मिलेगी ये वाले रीजन पे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन कहा जाता है, ठीक है। एक एक करके फिर सारे जोन की हम बात करेंगे। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर, एक साल में एक बार ये वाला जोन, फिर ये रोटेट होता रहता है, रिवॉल्व होता रहता है, तो साल में एक बार तो करीब यहाँ पर एकदम ओवरहेड पे रहेगा। कौन सा रीजन, कौन कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, हेंस रिसीव्स मैक्सिमम लाइट, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला हिस्सा जो है वो टॉरिड जोन कहा जाता है। और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में अलग अलग बोला जाए तो समझना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या आता है, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेट जोन समझते हैं। अब टेम्परेट जोन क्या होता है ना, यहां से इसको थोड़ा थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। टेम्परेट जोन क्या होता है भैया, टेम्परेट जोन में क्या होता है ना, अब ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा ट्रॉपिक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में कौन सा होता है, टेम्परेट जोन। अब इसमें क्या रहता है ना, धूप जो है वो थोड़ी सी स्लांटिंग जाती है ना, ऐसी ऐसी फैली फैली जाएगी ना, तो हल्की सी स्लांटिंग जाएगी, एकदम डायरेक्ट नहीं जाएगी, ना इस पे डायरेक्ट जाएगी ना इस पे डायरेक्ट जाएगी, ठीक है। समझ लेते हैं। मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड, बिल्कुल ओवरहेड पे कभी नहीं आएगी बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के ऊपर वाला हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और इधर भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ठीक है। तो मिड डे सन कभी भी बिल्कुल ओवरशाइन नहीं करेगा इन दोनों एरियाज पे, समझ गए कि नहीं समझ गए। मिड डे सन नेवर ओवरशाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड, किसी भी लैटिट्यूड पे, ऊपर देख लो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर मिड डे सन बिल्कुल ओवरहेड पे शाइन नहीं करेगा, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे कोई सा भी लैटिट्यूड आप ले लो, ओवरहेड सन कभी भी एकदम ओवरहेड पे बिल्कुल शाइन नहीं करेगा, ठीक है। एंगल ऑफ सन रेज गोज डाउन टुवर्ड्स द पोल, जो सन रेज का एंगल है ना, यहां से समझना, ये जो सन रेज का एंगल है, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हो कौन सा फ्रिजिड जोन, ये क्या है, ये क्या हो गया, टॉरिड जोन, ठीक है। ये कौन सा हो गया, इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये क्या है हमारा आर्कटिक, और ये क्या है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो सन आप देख रहे हो ना, यहाँ पे तो एकदम डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, किसमें, टॉरिड जोन में। पर आप देख रहे हो कि जैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, एकदम डायरेक्ट नहीं, स्लांटिंग होते हुए जा रही है, ठीक है, स्लांटिंग होते हुए जा रही है। और साथ ही साथ ये क्या होती है भैया, कहाँ गया हमारा एंगल ऑफ सनरेज गोज डाउन, मतलब डिक्रीज हो जाती है, जो सनरेज की का जो एंगल है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आप आसानी से देख सकते हो, एकदम डायरेक्ट नहीं जा रही होती है, थोड़ी सी स्लांटिंग होते हुए जाती है, ठीक है। कहाँ गया, दीज एरियाज हैव मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब एकदम बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर हमको यहाँ पर फील करने को मिलता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, और सदर्न हेमिस्फीयर में बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है, टेम्परेट जोन कहा जाता है। यहाँ पे एकदम ओवरहेड पे नहीं रहती है, ठीक है। सेम चीज नीचे भी। अब किसकी बात कर लेते हैं, फ्रिजिड जोन की, ठीक है। फ्रिजिड जोन कहाँ पे, ये बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, यानी आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का, और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का, इसको क्या कहते हैं, फ्रिजिड सन। तो अब यहाँ पे सनलाइट तो कैसे जाएगी भैया, बहुत हल्की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे काफी ज्यादा आपको ठंड मिलेगी, क्या मिलेगी, काफी ज्यादा ठंड मिलेगी। क्यों मिलेगी काफी ज्यादा ठंड, इसकी हम बात कर लेते हैं। सन डजंट राइज मच अबव हॉरिजॉन, हॉरिजॉन से ऊपर सन जाता ही नहीं है। अच्छा, इसको हम यहाँ से जो एक्सिस वाला था ना, स्लांटिंग वाला अर्थ हमारा, इससे समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एक पॉइंट पे नॉर्थ पोल यहाँ पे है, ठीक है, और देख रहे हो ना कि एक पॉइंट पे हल्का सा सन जा रहा है, फिर ये नॉर्थ पोल फिर से पीछे आ जा रहा है, ठीक है, फिर से पीछे आ जा रहा है, तो बिल्कुल ठंड हो जा रही है। और जब नॉर्थ पोल पीछे चले जा रहा है, जब साउथ पोल आगे आ जा रहा है ना, तो मतलब जब वो रोटेट हो रहा है, तो नॉर्थ पोल पे थोड़े टाइम पे हल्की सी धूप आ रही है, वो भी एकदम तेज नहीं, हल्की सी धूप आ रही है, फिर से ये पीछे चले जाएगा और एकदम यहाँ पर क्या हो जाएगी, धूप बिल्कुल कम हो जाएगी। और जब ये पीछे जाएगा, जब साउथ पोल आगे आते हुए आपको दिखेगा, तो हल्की सी धूप आपको साउथ पोल पे दिखेगी, देखो ये आ गया, हल्की
सी धूप दिखी, फिर वापस ये पीछे चले गया और नॉर्थ पोल आगे आ गया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हमको देखने को मिलती है, ठीक है, क्या मिलती है, काफी ज्यादा ठंड हमको देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है। सन डजंट राइज मच अबव हॉरिजॉन, हॉरिजॉन से ऊपर सन तो जाता नहीं है, ऐसा नहीं कि दिन ही नहीं होता, धूप जाती है, जैसे कि अभी हमने देखा धूप जाती है, ठीक है, दिन भर में, लेकिन ऐसा है कि ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, डायरेक्ट सनलाइट वहां पर नहीं जाती। रेज आर स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, ठीक है। एरियाज लाइंग बिटवीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का, और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का। अब आप समझो अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल नाम नहीं दिया गया होता तो कब तक ये वो इनके बीच का एरिया, इनके बीच का एरिया करके बात करते रहते, समझ रहे हो ना। इसीलिए हमने क्या किया है, नाम दिया गया है, और अलग अलग डिग्री से हमने देख लिया कि इस लैटिट्यूड के ऊपर नहीं, यहाँ से जो है वो सनरेज चेंज हो रही है, फिर यहाँ से सनरेज चेंज हो रही है, इसलिए उन डिग्री के ऊपर हमने उनको अलग अलग नाम दे दिए। समझ में आया कि नहीं आया? कितना मतलब एकदम दिमाग खोल देने वाला टॉपिक, आप इसको समझ सकते हो, है ना। कभी ऐसे सोचा नहीं होगा कि इतने अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लेटे लेटे लैटिट्यूड होते हैं, लंबे लंबे लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि लेटे हुए क्या लैटिट्यूड और लंबे लंबे क्या लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड को एक डेफिनेशन से अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूड हमारे लिए क्यों जरूरी है भैया, लैटिट्यूड से खाली बस काम क्यों नहीं चला, ठीक है। तो लैटिट्यूड से काम इसलिए नहीं चला खाली बस, अच्छा ठीक है, एक और लैटिट्यूड की भी बात बताती हूँ आपको, सिंपल सा एक छोटी सी चीज समझना, ठीक है। हमारा वर्ल्ड मैप कहाँ है, इधर हमने वर्ल्ड मैप लगाया था, ये रहा, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर क्या करता है कि इसको यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नॉर्थ लिखते हैं, और नीचे की तरफ सब में क्या लिखते हैं, साउथ लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ साउथ लिखने की क्या जरूरत है, ये भी मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बताऊंगी, तो समझना कि जैसे मान लो कि कोई सा 20 डिग्री का लैटिट्यूड है ना, यहाँ से इसके आसपास, ठीक है, ये क्या है, कोई सा 20 डिग्री का लैटिट्यूड है, ठीक है, ये 20 डिग्री का लैटिट्यूड है, तो ऐसा कैसा 20 डिग्री का लैटिट्यूड नीचे भी आएगा ना, ठीक है, 20 डिग्री का लैटिट्यूड नीचे भी आएगा। अब किसी से आप पोजीशन पूछ रहे हो कि भैया तुम कहाँ रहते हो, तो कोई कह रहा है कि मैं तो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हूँ, तो आपको समझ में आएगा क्या कि भैया 20 डिग्री का लैटिट्यूड तो यहाँ भी है, 20 डिग्री का लैटिट्यूड ऊपर भी है ना। इसीलिए हमको क्या जरूरत है, नॉर्थ और साउथ करने की, इसलिए इक्वेटर को हमने दो पार्ट में फिर डिवाइड करवाया कि भैया इसके ऊपर वाले पार्ट में सब में नॉर्थ लिखा जाएगा, और इसके नीचे वाले पार्ट में सब में साउथ लिखा जाएगा। तो अगर कोई बताना चाहे लैटिट्यूड पे अपनी पोजीशन की कौन से लैटिट्यूड पे, तो भैया अगर वो बोलेगा कि मैं 20 डिग्री नॉर्थ पे हूं, तो अपने आप हम समझ जाएंगे कि भैया 20 डिग्री नॉर्थ में कहीं यहाँ पे आ सकता है, 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 ठीक है। और 20 डिग्री साउथ में है तो भैया ये क्या आएगा, बिल्कुल इक्वेटर से नीचे आएगा, कभी ये वाली कंट्री आ सकती है, यहाँ आ सकता है, या फिर कहीं पे ओशन में भी हमको मिल सकता है, ठीक है। अब ये लैटिट्यूड वाली चीज समझ आई कि नॉर्थ साउथ से क्यों डिनोट करते हैं। अब जब मैंने आपको अभी हाल ही एग्जांपल दिया कि भैया किसी ने बोल दिया कि मैं मान लो अब इसे आगे बढ़ के उसने बोल दिया कि 20 डिग्री नॉर्थ पे हूं, है ना, तो 20 डिग्री नॉर्थ पे तो कितनी सारी पोजीशन है, और ये तो गोल है, तो ऐसे पूरा सर्कल है ना, लैटिट्यूड का सर्कल रहते हैं डिग्री, ऐसे पूरे 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 सर्कल बने हुए रहते हैं, है ना, गोल गोल सर्कल हमने अभी देखे थे, ठीक है। तो आप किसी ने कह दिया कि मैं 20 डिग्री नॉर्थ में हूं, तो आपको पता चलेगा कि कहां पे है भैया ये, है ना, नहीं पता चलेगा, जाहिर सी बात है। जैसे कि हमारी एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना, किसी ने कोई सा कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, मान लो 2 है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, यानी कि क्या वाई से डिस्टेंस होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो वाई से डिस्टेंस जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो ये 2 हमको समझ में आ जाएगा कि भैया ये वाई से दूरी इसकी कितनी है, 2 की है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे। लेकिन अब 2 की दूरी पे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कैसे पता चलेगा, जब तक वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं चलेगा, जब तक हम समझ सकते हैं कि इस लाइन पे कहाँ पे मिलेगा, नहीं समझ पाएंगे ना। इसीलिए यहाँ पे हमको किसकी जरूरत पड़ती है, वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है ना। सिमिलरली कि 20 डिग्री नॉर्थ पे तो बहुत सारी पोजीशन है। अब अगर मान लो कोई बता देता है कि लॉन्गिट्यूड पे मैं इस पे हूं, तो 20 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड कौन सा, तो हमको ये वाली पोजीशन पता चल जाएगी कि नहीं चलेगी, एग्जैक्ट। समझे कि नहीं समझे, अच्छे से समझ में आया। इसीलिए लॉन्गिट्यूड की भी हमको जरूरत पड़ती है। तो आप इसको एक्सिस की तरह पे आप समझ सकते हो। अब सेम चीज यहाँ पे भी होती है कि जैसे लैटिट्यूड को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करना जरूरी है, इक्वेटर की मदद से हमने इसको नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया, वैसे ही लॉन्गिट्यूड को भी जरूरी है ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करना। क्यों? जैसे कि किसी ने बता दिया कि भैया मैं कौन से लॉन्गिट्यूड पे हूं,
किसी ने बता दिया कि मैं 20 डिग्री लैटिट्यूड, है ना, किसी ने बोल दिया कि मैं मान लो कि कह दिया कि मैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे हूँ, और लॉन्गिट्यूड में हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, हमने सिर्फ लॉन्गिट्यूड में कह दिया कि लॉन्गिट्यूड के अंदर भी मान लो कि 90 समथिंग लॉन्गिट्यूड के ऊपर मैं हूँ, है ना, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर मैं हूँ। तो हमको ऐसा लगेगा कि 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड तो देखो इधर भी आएगा, अब ये तो गोल है ना, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड पीछे की तरफ भी जाएगा, है ना, तो 90 डिग्री इधर भी, 90 डिग्री पीछे भी, तो भैया फिर किधर है, फिर डाउट होगा, है ना। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि प्राइम मेरिडियन से क्या करो, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दो। तो प्राइम मेरिडियन से इधर वाला क्या कहेगा, ईस्ट कहा जाएगा, प्राइम मेरिडियन से इधर वाले सारे क्या कहे जाएंगे, इधर वाले सारे वेस्ट कहे जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई बता रहा है कि इंडिया की पोजीशन बताना चाह रहा है, तो इंडिया की पोजीशन कैसे आएगी, देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट में आप समझ सकते हो कि अगर लैटिट्यूड आपको लेना है, हमने इंडिया की लोकेशनल सेटिंग में देखा है ना पिछले वाले चैप्टर में, ठीक है, तो इंडिया की पोजीशन कैसे आएगी, लैटिट्यूड में अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ में ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। तो लैटिट्यूड के हिसाब से देखो तो नॉर्थ वाला लैटिट्यूड हमको मिलेगा, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमको देखेंगे तो प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमको एग्जैक्ट पोजिशन पता चल जाएगी, इसलिए प्राइम मेरिडियन भी बताया जाता है। तो प्राइम मेरिडियन क्या करता है, वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करता है, और इक्वेटर क्या करता है, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। इसी की वजह से हमको एग्जैक्ट लोकेशन अच्छे से पता चल जाती है। समझे के नहीं समझे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड की हमने बात की कि भैया क्या होता है ये, वी मस्ट फाइंड टू लोकेट प्लेसेस प्रिसाइसली, या फिर कहा जाए तो एग्जैक्टली, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट द प्लेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, prime meridian, how far a place is from, how far a place to east or to west is from the given line of reference। मतलब कि प्राइम मेरिडियन या फिर कहा जाए तो लाइन ऑफ रेफरेंस से कितना दूर ईस्ट पे है या कितना दूर वेस्ट पे है, ये हमको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो जो प्राइम मेरिडियन है या फिर कहा जाए तो लाइन ऑफ रेफरेंस है, ये कहां से कहां तक रन करती है, अभी हमने देखा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करती है। समझ में आया, दीज लाइन ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि ऐसे गोल होते हैं ना, ऐसे लंबे 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 लंबे, ठीक है। तो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कैसे, अच्छा लैटिट्यूड कैसे हमने पढ़े थे, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, है ना, तो इसे ये लॉन्गिट्यूड कैसे, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो ये लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड में डिस्टेंस कैसे दोनों में के बीच में मेजर किया जाता था, डिग्री ऑफ लैटिट्यूड में, ऐसे ही यहाँ पर मेजर किया जाएगा डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट एंड सेकंड। जैसे कि ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, तो ये वाली एक डिग्री है, ये वाली एक डिग्री है, ठीक है, ये वाला लॉन्गिट्यूड, ये वाली एक डिग्री, ये वाली डिग्री। तो ये एक डिग्री के अंदर फिर क्या रहते हैं, मिनट्स रहते हैं, मिनट्स के अंदर क्या रहते हैं, सेकंड रहते हैं। तो फर्दर डिवाइड जो है वो रहते हैं। ये आया बात समझ में, ताकि एग्जैक्ट पोजीशन हमको क्या चल जाए, पता चल जाए। दीज आर सेमी सर्कल्स लॉन्गिट्यूड के अंदर। और बात करें तो बेसिकली क्या है, ये सेमी सर्कल है ना, जैसे कि यहां से आया ये वाला लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री वाला, अब सेम पीछे जाते हुए भी आएगा ना, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इधर वाले सारे वेस्ट के आ जाएंगे, ये क्या है, प्राइम मेरिडियन, ये क्या है, प्राइम मेरिडियन। ये इधर की साइड से देखो तो 0 डिग्री, और पीछे में क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम मेरिडियन। सेमी सर्कल ही होंगे ना, प्राइम मेरिडियन ऐसे पूरा गोल है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन बीच में से काट रहा है, तो 2 सर्कल सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सेमी सर्कल्स होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीज्ड पोलवर्ड। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना, थोड़ा सा कान खोल लो। कैसे भैया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पोलवर्ड कैसे डिस्टेंस कम होते जा रहा है, देखो ये समझो कि ये क्या है, मान लो कि इक्वेटर है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि हम क्या है, इक्वेटर है। अब समझना 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो ये क्या है, इक्वेटर है, और ये क्या है, ये 2 लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये भी लॉन्गिट्यूड है और ये भी लॉन्गिट्यूड है ना। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा है, इन दोनों लॉन्गिट्यूड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये थोड़ा सा बड़ा है। फिर इन्हीं के बीच में अगर हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं तो ये डिस्टेंस छोटा होता जा रहा है ना, छोटा होता जा रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत क्या, बिल्कुल दिख रहा है ना कि दोनों, देखो इन दोनों के बीच में, ये यहाँ पे बनाती हूँ, ये लॉन्गिट्यूड है ना, और ये क्या है, हमारा पोल है ना, और ये क्या है, हमारा प्राइम मेरिडियन,
ठीक है। अब ये इनके बीच का डिस्टेंस, ये क्या है हमारा इक्वेटर जा रहा है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है। अब इन दोनों के लॉन्गिट्यूड में जब हम पोल की तरफ जाते जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस छोटा नहीं होता हुआ दिख रहा है ना, कम होता जा रहा है ना। सिमिलरली ऊपर की तरफ भी अगर हम जाएंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको कम होता हुआ दिखेगा। लैटिट्यूड में ऐसा नहीं होता। लैटिट्यूड कैसे होते हैं, लैटिट्यूड हमारे होते हैं ऐसे, जैसे कि ये अर्थ है ना, तो इसी के अंदर ऐसा गोला लैटिट्यूड ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इन सब का बीच का डिस्टेंस कम नहीं होता, सारे लैटिट्यूड जो है वो पैरेलल होते हैं और इनका डिस्टेंस जो है वो बराबर बराबर रहता है। तो ये क्या है, एक थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फीचर हो जाता है किसका, लॉन्गिट्यूड का। अनटिल इट बिकम जीरो एट द पोल, तो ये डिक्रीज होते जाता है जब तक ये पोल पे आके क्या हो जाए, जीरो नहीं हो जाए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, पोल पे आके जीरो हो जाएगा ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एकदम दोनों मिल जाएंगे, समझे। वेयर ऑल मेरिडियंस मीट, तो पोल पे क्या करते हैं, सारे मेरिडियन मीट कर रहे हैं ना, देखो सारे के सारे मिल रहे हैं एक दूसरे से। नीचे वाले की तरफ भी अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, पर ये कर्व होते हुए, जैसे कि एक्सिस है ना, तो ऊपर वाला पार्ट दिखा है, तो सेम ऐसा वाला पार्ट इसके पीछे होगा नीचे की तरफ, समझ गए। ग्लोब हाथ में लेके अगर ये थोड़ा सा इमेजिन कर पाओगे, नहीं भी हाथ में लो तो कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को इमेजिन करना सीखो। ऐसा जरूरी नहीं हर चीज आंखों से देखे, कुछ चीजें दिमाग भी इमेजिन कर लेता है बोलते बोलते या फिर सुनते सुनते। इमेजिन करते चलोगे अपने आप आते जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम में बैठोगे तो ग्लोब तो लेके बैठ नहीं सकते, है ना, इसलिए थोड़ा सा इमेजिन करके चलो और इमेजिन करके चीजों को सीखो तो अपने आप चीजें आसान हो जाएंगी। प्राइम मेरिडियन के लिए मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अनलाइक लैटिट्यूड दीज आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो मेरिडियन होते हैं या फिर लॉन्गिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड की लेंथ कम रहती है, ठीक है, अलग अलग लेंथ रहती है, लेकिन यहाँ पर लेंथ क्या है इनकी, बराबर है। जैसे कि लैटिट्यूड की अगर हम बात करें, अच्छा दोनों में अपोजिट डिफरेंस है, जैसे कि हाँ हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमको यहाँ पे दिख जाएगा, एक जगह हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों डाले हुए हैं, ये रहा देखो। लॉन्गिट्यूड में हमने क्या बोला, लॉन्गिट्यूड में हमने बोला कि इन दोनों का डिस्टेंस जो है ये इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते कम हो जाता है, लेकिन ये लंबाई में सारे सेम रहते हैं, ये जो इनकी लंबाई है ना ये सारी सेम रहेगी। वैसे ही लैटिट्यूड में क्या होता है, पोल की तरफ जाते जाते इनके बीच का डिस्टेंस कम नहीं होता, वो बराबर रहता है, लेकिन इनकी लंबाई कम हो जाती है। इमेजिन कर लिया, समझ में आ गया, ठीक है। लंबाई कम हो जाएगी ना, लैटिट्यूड छोटे छोटे सर्कल जो है वो छोटे छोटे, नीचे जो बड़े, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, तो उनके बीच का डिस्टेंस कम नहीं हो रहा लैटिट्यूड का, लेकिन लैटिट्यूड की लंबाई कम होती जा रही है। वहीं लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूड ऐसे है, तो इक्वेटर से हम देखो तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होते जा रहा है पोल की तरफ जाते जाते, लेकिन इनकी लंबाई जो है वो तो सबकी बराबर है ना, ठीक है। तो दोनों का अपोजिट कामकाज यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। डिफिकल्ट टू काउंट नंबर ऑफ मेरिडियन, अब मेरिडियन बना तो दिए बहुत सारे, जैसे 360 हर डिग्री पे एक मेरिडियन बना दिया तो 360 डिग्री के 360 मेरिडियन हो गए, लेकिन काउंट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, इनको कुछ नाम तो देना पड़ेगा, है ना, और कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं से फिर आगे हम टाइम वगैरह भी सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो सारी कंट्रीज ने क्या डिसाइड किया, सारी कंट्रीज ने डिसाइड किया काउंट शुड बिगिन फ्रॉम मेरिडियन विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच वेयर ब्रिटिश रॉयल लेबोरेटरीज लोकेटेड। अब यहाँ पे ऐसा क्यों भैया, अब इन्होंने ज्योग्राफी में काफी अच्छा काम किया शुरुआत से, तो इन्होंने बोला कि हम हमारी तरफ से नाम रख लेते हैं, तो भैया रख लिया, इसमें क्या दिक्कत वाली बात, होनी भी नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटेन में जो ग्रीनविच जगह है, तो ग्रीनविच जगह से एक लैटिट्यूड जो होते हुए जाता है, जैसे हर जगह से लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड, हर जगह से लॉन्गिट्यूड तो होते हुए जाते हैं, तो ग्रीनविच से जो होता हुआ लॉन्गिट्यूड है उसको क्या नाम दिया, प्राइम मेरिडियन। तो हम लोग इतने दिन से प्राइम मेरिडियन मोशन ऑफ अर्थ वगैरह में प्राइम मेरिडियन करते आ रहे ना, तो प्राइम मेरिडियन किस जगह से होते हुए जाता है, ग्रीनविच, जो लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच से होते हुए जा रहा है उसको नाम क्या दे दिया, प्राइम मेरिडियन, जो कि वहां पर ब्रिटिश रॉयल लेबोरेटरी लोकेटेड है, वहीं से वो होते हुए जाता है, उसको प्राइम मेरिडियन नाम दे दिया। अब उसी के हिसाब से हम सारे लॉन्गिट्यूड को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, डिग्री मेजर करते हैं। द मेरिडियन इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन, द वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो वो 0 डिग्री पे ही है, ठीक है, और वो ग्रीनविच से वहीं से होते हुए जा रहे हैं 0 डिग्री पे, से इक्वेटर को भी 0 डिग्री पे लिया, ऐसे लॉन्गिट्यूड को भी, इक्वेटर क्या है, एक तरीके का 0 डिग्री लैटिट्यूड है ना, तो वैसे ही लॉन्गिट्यूड कौन सा है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन, और वो ग्रीनविच से होते हुए जा रहा था ब्रिटिश लेबोरेटरी से, वहीं से हमने उसको नाम दे दिया, ठीक है। फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड, तो वेस्ट और ईस्ट कैसे काउंट करते हैं हम लोग, कि जो भी प्राइम मेरिडियन है वहां से 180 डिग्री वेस्ट की तरफ सारे वेस्ट वेस्ट कहे जाएंगे, वहां से 180 डिग्री ईस्ट की तरफ सारे ईस्ट ईस्ट कहे जाएंगे, ठीक है। और इक्वेटर है तो ऊपर की तरफ अगर है तो नॉर्थ नॉर्थ कहे जाएंगे लैटिट्यूड, और नीचे की तरफ है तो वो सारे लैटिट्यूड क्या कहे जाएंगे, साउथ साउथ कहे जाएंगे। तो ये किसकी बात हुई भैया, मेरिडियन की बात हुई। अब बढ़ते हैं आगे,
मेरिडियन में ही और समझते हैं, प्राइम मेरिडियन में हम समझते हैं कि प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन, ठीक है, जैसे कि आगे प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन क्या है, जैसे कि मैंने बताया ना कि लॉन्गिट्यूड कैसे हैं भैया, लॉन्गिट्यूड कुछ इस तरीके से बने हुए है ना, कि ये सेमी सर्कल बना रहे हैं, ऐसा एक इधर से आ रहा है तो उसी के जस्ट कंटेम्प्रेरी पीछे से भी जा रहा है ना, ठीक है। तो जो प्राइम मेरिडियन है वो क्या है, 0 डिग्री, एक तरफ से देखा जाए तो 0 डिग्री, लेकिन वो 0 डिग्री इधर से पीछे से भी होते हुए जा रहा है ना, ठीक है। तो वो वहां पे उसके जस्ट अपोजिट में क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, जाहिर सी बात है 0 डिग्री के जस्ट पीछे, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ, ये क्या करते हैं, अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड कर देते हैं लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, पढ़ चुके हैं, समझा दिया मैंने, है ना। क्या करते हैं कि वो दोनों को ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देते हैं। लॉन्गिट्यूड इज फॉलोड बाय लेटर ई फॉर ईस्ट, अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है जैसे कि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो वहां के जो लॉन्गिट्यूड है, इंडिया में आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखोगे तो लैटिट्यूड में आपको नॉर्थ नॉर्थ दिखेगा और लॉन्गिट्यूड में आपको ईस्ट ईस्ट दिखेगा, ठीक है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई सी कंट्री या कोई सी जगह आ रही है तो वो ईस्ट ईस्ट लिखा जाएगा, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई सी भी कंट्री या फिर ओशन वगैरह कोई सी भी जगह आ रही है तो वहां पे क्या लिखा जाएगा, वेस्ट, वेस्ट के लिए डब्ल्यू लिखा जाएगा। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन पे 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन सेम लाइन पे होंगे, वहीं से तो डिवाइड होते हैं, है ना। तो वो दोनों क्या होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है भैया, नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इक्वेटर कहाँ पे, 0 डिग्री पे, ठीक है। यहीं से निकल के क्या आता है हमारा प्राइम मेरिडियन, और उसके पीछे की तरफ से क्या जाता है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, इधर की तरफ से आएगा आपका, ठीक है। ये यहाँ से जो इक्वेटर के इधर से यहाँ से आएगा ना 0 डिग्री वाला, वो क्या आएगा प्राइम मेरिडियन, और उसी के जस्ट पीछे वाला रहेगा वो क्या रहेगा 180 डिग्री। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये क्या है, ये इक्वेटर है, ठीक है, और ये क्या है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, और इधर क्या है 180 डिग्री, जस्ट पीछे वाला, समझ में आया। तो इस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड काम करते हैं। अब जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब समझ लिए, अब एक पोजीशन निकाल के देखते हैं हम कितनी आसानी से निकाल पाएंगे। सिर्फ लैटिट्यूड में भी कमी लग रही थी, सिर्फ लॉन्गिट्यूड में भी कमी लग रही थी, अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिला के पोजीशन निकालते हैं, जैसे कि किसकी, डुबरी की, ठीक है। डुबरी कहाँ पे, असम में है, ये रहा असम, ठीक है। अब असम में डुबरी जगह अगर हमको निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे भैया, लैटिट्यूड पता कर लो और लॉन्गिट्यूड पता कर लो। तो लैटिट्यूड क्या है 26 डिग्री नॉर्थ, तो लैटिट्यूड ढूंढ लो 26 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड ये रहा, ठीक है। कहां से जा रहा है, आसाम से होते हुए जा रहा है, बिल्कुल। ऊपर से क्या दिख रहा है, लॉन्गिट्यूड अगर हम देखें तो 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड ये रहा, तो ये जाएगा। अब ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही क्या है, डुबरी। मिल गया कि नहीं मिल गया आसानी से। अब खाली मैं ये कहती कि 26 डिग्री का लैटिट्यूड है, तो 26 डिग्री का लैटिट्यूड यहां भी दिखेगा, फिर 0 डिग्री से नीचे जाएंगे तो साउथ में भी दिखेगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, नॉर्थ बोला, लैटिट्यूड में भी कौन सा बोला, नॉर्थ बोला, कि भैया नीचे सदर्न साइड मत जाना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना, नॉर्थ की तरफ। तो 26 डिग्री नॉर्थ एग्जैक्ट हमको मिल गया। वहीं लॉन्गिट्यूड जब हमको लंबाई में देखना था तो हमने क्या बोला, सिर्फ 90 डिग्री नहीं बोला, क्योंकि 90 डिग्री तो ईस्ट में भी आता और इधर वेस्ट में भी आता, तो फिर दिक्कत हो जाती ना। इसलिए हमने क्या बोला, 90 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ हम आए, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट, रेफरेंस लाइन कौन सी है, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। वहां से ईस्ट की तरफ आए हम, तो वहां पे क्या मिला हमको, 90 डिग्री ईस्ट पे, और दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट हुई वही क्या है, हमारी डुबरी की लोकेशन। आसानी से समझ आया कि नहीं आया। अब यही लॉन्गिट्यूड जो होता है ना, यही लॉन्गिट्यूड जो होता है वो टाइम को अफेक्ट करता है, ठीक है। पहले के जमाने में या फिर ऐसे भी देखा जाए तो बेस्ट वे टू नो द टाइम तो वो क्या है, सन, मून, प्लैनेट, अर्थ वगैरह से हम आसानी से देख सकते हैं। भैया सन बिल्कुल सिर पे है तो हमको पता चल जाएगा कि दोपहर हो रही है। हम जो है वो पीछे की तरफ अगर हमारी, अच्छा खासकर ये कैसे पता चलता है, शेडो से पता चलता है। अगर ओवरहेड पे रहता है ना सन, अगर मेरे बिल्कुल सर पे रहेगा तो मेरी शेडो छोटी सी रहेगी पीछे की तरफ, या फिर नहीं भी रहेगी, पैर के नीचे ही आ जाएगी कई बार तो, बिल्कुल अगर ओवरहेड पे हुआ तो। अब सन अगर ये वाली पोजीशन पे है तो मेरी शेडो कहाँ बनेगी, पीछे, लंबी की तरफ, ठीक है। अब सन अगर ये वाली पोजीशन पे, मैं ऐसे चल रही हूँ, सन मेरी पीछे की तरफ है, तो मेरी कैसे बनेगी, आगे की तरफ बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम दिन रात या नून ये सब पता कर सकते थे ना, तो पुराने जमाने में ऐसे ही होता था। लोकल टाइम कैन बी रिकन बाय द शेडो कास्ट बाय द सन, शॉर्टेस्ट एट नून, नून पे शेडो बिल्कुल छोटी सी होती है, लॉन्गेस्ट एट सनराइज, सनराइज पे भी इधर की तरफ, पीछे की तरफ लॉन्गेस्ट रहेगी, और सनसेट पे भी लॉन्गेस्ट रहेगी, लेकिन
अपन जिधर भी फेस कर रहे हैं उससे उल्टा, ठीक है। तो सनराइज और सनसेट पे क्या रहती है, शेडो लॉन्गेस्ट, और नून पे क्या रहती है, छोटी। समझ में आया? ऑल प्लेसेस विल हैव मिड डे, हर जगह पर नून होगा। कब? जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज सन एट हाईएस्ट पॉइंट ऑन द स्काई। जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच, वहां पर सन एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे अगर रहा तो सारी प्लेसेस पे क्या रहेगा, मून, मतलब उसके आसपास की सारी प्लेसेस पे हमको क्या देखने को मिलेगा, नून देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से टाइम जो है वो हम लोकेट करते हैं कि भैया ये प्राइम मेरिडियन है ना, ये प्राइम मेरिडियन है। अब सन जो है वो इधर की साइड रहेगा, सन रहेगा तो प्राइम मेरिडियन हमने देखा था ना कि धूप किस तरीके से रहती है, वेरी करती है, फिर अर्थ भी रोटेट करता रहता है, तो वहां से टाइम जो है वो हम निकालते हैं। अभी मैं आपको निकालना बताती हूँ, देखो किस तरीके से टाइम निकाला जाता है। सबसे पहली चीज तो अर्थ कैसे रोटेट करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है, कि जैसे कि क्या है, सन, ये अर्थ है ना, और ये क्या है, ये सन है, और ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। अब सन की रोशनी इधर पड़ रही है ना, तो जब इधर पड़ रही है तो ये वाली जो भी प्लेसेस रहेगी, ये वाली जो भी प्लेसेस रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगा, नून रहेगा। समझ में आ रहा है? अब मान लो कि ग्रीनविच मेरिडियन ही रोटेट करता करता यहाँ पर आ गया है, ये तो रोटेटेड रहता है ना, अर्थ तो रोटेट रहता है, तो ये वाली सारी पोजीशन पे क्या रहेगा, नून रहेगा, ठीक है। अब मेजर किसके हिसाब से करते हैं, हमने पढ़ा कि सारी जगह पे कंट्रीज ने क्या डिसाइड किया कि सारा कुछ हम किसके हिसाब से करेंगे, ग्रीनविच मेरिडियन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो अब ग्रीनविच मेरिडियन मान लो कि इधर की तरफ है, ठीक है, कहाँ है, हटा देते सारा, ग्रीनविच मेरिडियन मान लो इधर की तरफ है, ठीक है। तो ब्रिटेन में क्या हो रही है, रात, मिडनाइट, है ना, सन सामने की तरफ है तो पीछे की तरफ क्या रहेगा, जाहिर सी बात है रात ही रहेगी ना, तो यहाँ पे क्या रहेगी, रात। लेकिन अब अर्थ कैसे रोटेट कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। तो ग्रीनविच मेरिडियन से जो ईस्ट वाली साइड में, मतलब इधर वाली साइड में है, वो सारे ग्रीनविच मेरिडियन का जो टाइम हो रहा है उससे आगे रहेंगी ना। समझने की बात है कि नहीं है? बहुत साधारण सी बात है कि भैया ग्रीनविच मेरिडियन अगर यहाँ पर है और ग्रीनविच मेरिडियन पे अभी रात हो रही है, लेकिन उससे आगे अब अर्थ ऐसा रोटेट हो रहा है वेस्ट से ईस्ट, है ना, तो जो ईस्ट इधर वेस्ट से ईस्ट रोटेट हो रहा है, लेकिन ग्रीनविच मेरिडियन के इधर वाली सारी ईस्ट ईस्ट है और इधर वाली सारी वेस्ट वेस्ट है, तो ये ईस्ट वाली साइड ग्रीनविच मेरिडियन के पहले आएगी ना, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रहा है, तो है ना, सन के सामने पहले आ जाएगी ईस्ट वाली सारी कंट्रीज, तो वो उनका टाइम जो है वो ग्रीनविच मेरिडियन के टाइम से थोड़ा सा आगे चलता हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया भी ईस्ट में पड़ता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर अभी हमने देखा है ना, तो ईस्ट में पड़ता है इंडिया भी। और अगर ब्रिटेन में प्राइम मेरिडियन तो ब्रिटेन में है, तो ब्रिटेन में अगर रात की 12 बज रही है ना, तो इंडिया में 12 से आगे मतलब अगला ही दिन हो चुका होगा, मतलब सुबह हो चुकी होगी, ठीक है। कितना आगे रहता है वो, कुछ 5.5 घंटे आगे रहता है, तो वो मैं बताती हूँ कि वो कैसे, अब वो घंटे कैसे आगे रहता है इसको हम पता करते हैं। देखो कैसे आगे रहता है कि जैसे 360 डिग्री का पूरा हमारा होता है ना, कितना होता है, 360 डिग्री का हमारा पूरा रहता है, ठीक है, सारा कुछ। अब एक दिन कितने का रहता है, 24 घंटे का रहता है, ठीक है। तो घंटे के हिसाब से अगर हम निकाले, मतलब मिनट के हिसाब से अगर हम निकाले, तो ये कितना आ जाएगा भैया, 15, ठीक है, 15 डिग्री, यानी कि हर घंटे, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा बदल जाएगा। जैसे ग्रीनविच मेरिडियन यहाँ है, ठीक है, उसके 1 डिग्री आगे कोई सा मेरिडियन होगा, दूसरा मेरिडियन होगा, तीसरा मेरिडियन होगा, चौथा मेरिडियन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, 5वां मेरिडियन होगा, ऐसे बहुत सारे मेरिडियन होंगे। तो हर डिग्री पे क्या होगा, 1 घंटे का नहीं, हर 15 डिग्री पे क्या कहा जाए, तो हर 15 डिग्री के ऊपर 1 घंटे का टाइम डिफरेंस देखने को हमको मिलेगा, ठीक है। अब हर 15 डिग्री के ऊपर 1 घंटे का टाइम डिफरेंस, तो हर 1 डिग्री के ऊपर कितने का, तो इसको 60 से डिवाइड कर दे अगर, तो 4 मिनट का, यानी कि हर डिग्री पे टाइम जो है वो 4 मिनट आगे चलेगा। मतलब अगर ग्रीनविच मेरिडियन से ईस्ट वाली कंट्री की आप बात कर रहे हो, तो हर जगह से मतलब हर 1 डिग्री पे जो भी बढ़ते गए, जिस भी डिग्री पे आपको देखना है कोई सी भी जगह, तो वो ग्रीनविच मेरिडियन के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री आगे है वो जगह, उस हिसाब से हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कि अब इंडिया कितना आगे है, तो इंडिया तो ग्रीनविच में मतलब ये जो प्राइम मेरिडियन है ये 0 डिग्री पे आता है, ठीक है। अब इंडिया का अगर सेंटर हम कभी माने, या फिर इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है मैं आगे बताऊंगी, वो 82 डिग्री समथिंग पे पड़ता है, ठीक है, 82 डिग्री एंड हाफ पे पड़ता है। तो कितना 80-82 का डिग्री का अंतर है, ठीक है। तो उस हिसाब से कितने हो जाएंगे, हम 5.5 घंटे आगे हो जाएंगे। कैलकुलेट करके आप देख लो, हर डिग्री पे 4 मिनट आगे, और हम कितने डिग्री आगे हैं, 80-82 डिग्री आगे हैं, तो कितने मिनट अपना जो है वो घंटों के हिसाब से हम निकालेंगे, तो करीब 5.5 घंटे हम आगे रहते हैं। ग्रीनविच कहाँ पे, ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन से हम आगे रहते हैं। तो जो ईस्ट वाली कंट्री है वो आगे चलेंगी, और वेस्ट वाली कंट्री है वो टाइम में पीछे चलेंगे। हम ऐसे घूम के जा रहे हैं ना, सन सामने की तरफ है, ऐसे घूम के जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आगे चलती रहेंगी, वेस्ट वाली कंट्रीज पीछे चलती रहेंगी। ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड
ahead of Greenwich time and west of Greenwich will be behind Greenwich time. समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे कि अगर ग्रीनविच पे अगर 12 नून हो रहे हैं, मतलब अभी तो मैंने आपको पीछे से बताया, अब ग्रीनविच मान लो कि ये सन है और बिल्कुल सामने है ना, अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया में जब तक 5.5 घंटे आगे देख लो तो हमारे यहाँ पर क्या हो रही होगी, 5:30 बज रही होगी शाम की। समझ में आ रहा है, मतलब हम वहां से समय में थोड़ा सा आगे रहेंगे, क्योंकि रोटेशन वेस्ट से ईस्ट है तो ईस्ट वाली कंट्री में पहले हो जाएगा, और वेस्ट वाली कंट्री में तो और मतलब ग्रीनविच से जो भी पीछे की तरफ की कंट्री है तो वहां पे तो और 12 से पहले, मतलब उनके यहाँ तो सुबह ही हो रही होगी, मतलब सुबह होने वाली रही होगी या फिर रात हो रही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ पा रहे हो? जी, ग्रीनविच में अगर ईस्ट में क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो ये ईस्ट इधर आएगा, ठीक है, तो 12 बज रहे हैं अगर ग्रीनविच पे, तो वेस्ट में 1 घंटा पीछे समझ लो कहीं पे, और 1 घंटा इधर क्या समझ लो, आगे समझ लो, ठीक है, मतलब 15 डिग्री के हिसाब से अगर हम देखें तो। समझ आया कि नहीं आया? ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन लॉन्गिट्यूड हैव सेम लोकल टाइम। अब जो गिवन मेरिडियन या फिर लॉन्गिट्यूड है उसके आसपास की जो प्लेसेस है वहां पे तो सेम टाइम रहता है, ठीक है, लेकिन अब क्या होता है ना कि जो कंट्रीज हैं वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही लॉन्गिट्यूड पे खत्म हो जाती है, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड उन कंट्री के बीच में आते हैं ना। जैसे कि इंडिया की यदि हम बात करें तो एक लॉन्गिट्यूड, ये यहाँ पे भी एक लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री का, 1 डिग्री का, 1 डिग्री का, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड हमको देखने को मिलते हैं, है ना। तो हर 1 डिग्री के ऊपर कितना 4 मिनट का अंतर आ जाता है, तो यहाँ पे अलग टाइम दिखेगा और यहाँ पे अलग टाइम, और इवन इन 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स पे अगर हम देखेंगे तो करीब हमको 1 घंटा 45 मिनट का अंतर दिखेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर कैसे काम चलेगा भैया हमारा? भाई अलग अलग कंट्री में तो अलग अलग टाइम है, समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अलग अलग काम काज है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो हम ट्रेन टाइमिंग कैसे शेड्यूल करेंगे, एयरप्लेन टाइमिंग कैसे शेड्यूल करेंगे, यहाँ पे वाले का तो टाइम पीछे चल रहा होगा और यहाँ वाले ये ईस्ट की तरफ आ रहा है ना, तो यहाँ पे टाइम आगे चल रहा होगा, सेम वाला प्रोसीजर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए कंट्रीज में भी क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड टाइम एक अडॉप्ट कर लिया जाता है। इसलिए इंडिया में भी एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया गया है सेंटर से, ठीक है। सेंटर कहाँ पे, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड है उसको हमने क्या माना है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन माना हुआ है। तो हमने क्या बोला कि भैया ये जो गुजरात है, कच्छ और इधर की साइड में यहाँ पर का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर से अगर हम माने, है ना, तो 1 घंटा यहाँ से ये क्या है, पीछे चल रहा है, तो 1 घंटा यहाँ से आगे आ जाओ और यहाँ से 1 घंटा पीछे आ जाओ। तो घड़ी जो है वो किस तरीके से सेट की जाती है कि इस लॉन्गिट्यूड पे जो भी टाइम हो रहा होता है, इस लॉन्गिट्यूड पे जो भी टाइम हो रहा होता है वो पूरे इंडिया में टाइम चला जाता है, ठीक है। इसलिए व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम इसलिए ताकि क्या हो, मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है ना कि भैया आसाम में ही और गुजरात में कोई इंसान बैठा है तो इधर 1 घंटा 2 घंटा आगे चल रहा है, इधर 2 घंटा पीछे चल रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, सारी चीजों में गड़बड़ हो जाएगी। विद इन कंट्री तो एक जैसा टाइम चलना चाहिए। इसलिए लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। अलग मतलब प्लेसेस अगर अलग लॉन्गिट्यूड पे आ रही है तो वो जाहिर सी बात है डिफर करेगा ही। डिफिकल्टीज इन प्रिपेयरिंग ट्रेन टाइमिंग बिटवीन 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स, असम टू गुजरात डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour 45 minutes, ठीक है। लोकल टाइम कैसे चेंज होता है, बाय 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री लैटिट्यूड, क्योंकि अब बहुत सारे लैटिट्यूड होंगे ना इनके बीच में, तो है ना, कहां से कहां तक आते हैं, यहाँ का लैटिट्यूड और यहाँ का लैटिट्यूड, इनके बीच में काफी सारे लैटिट्यूड आते हैं। 1 डिग्री करके 4 मिनट करके यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाता है हमारा, करीब 1 घंटा 45 मिनट का टाइम डिफरेंस हो जाता है, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। देयरफॉर इन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन एज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, दैट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन। सो इंडिया इज अहेड ऑफ GMT, यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन से इंडिया जो है वो कितना है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। ग्रीनविच मेरिडियन का ब्रिटेन में है ना, तो उसका तो मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बता ही दिया, क्योंकि हम ईस्ट में पढ़ते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन से हम थोड़े से आगे की तरफ ईस्ट की तरफ लाई करते हैं। और यहाँ पे रोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि वे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ना हम लोग, ऐसे करके रोटेट हो रहे हैं, मतलब ठीक है, तो इस तरीके से रोटेट हो रहे हैं हम लोग, इसलिए ईस्ट पहले आ जाता है सन के सामने। समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना, तो इसलिए सन के सामने ईस्ट वाली साइड पहले आ जाती है, तो हम लोग आगे चलते हैं और बाकी सारा कुछ जो है वो पीछे चलता है। रशिया है, अब इंडिया में तो एक स्टैंडर्ड टाइम हमने ले लिया, अब बड़ी कंट्री है जहां पर बहुत बड़ा एरिया है जहां पर, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं। जैसे रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन है ना। अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू अबाउट 24
टाइम जोन, ये पूरे अर्थ की बात की जा रही है, किसकी, पूरे अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। ईच जोन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कवर करता है 1 घंटा, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई भैया, हमारे सारे टाइम की बात हो गई, और यहीं आके हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से टाइम, लोकेशन, वोकेशन सब अच्छे से समझ में आ गया है, हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप अच्छे से देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगा तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइएगा कमेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम है आपको और क्या चीजें समझना है, तो हो सकता है तो हम शॉर्ट के फॉर्म में आपको छोटे छोटे टॉपिक्स भी और अच्छे से कवर करवाते जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में।